नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं बलराम बिहारी। दिन भर की बड़ी खबरों में आज क्या रहा इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए आज की हेडलाइंस। देश की आज़ादी के खातिर पूज्य महात्मा गांधी जी ने अहिंसा के सिद्धांत पर 18 बार अनशन पर बैठे। अपने जीवन के 35 सालों के लंबे संघर्ष के दौरान सबसे लंबा अनशन 21 दिनों का किया था। अगर आज किसान नेता जगजीत डल्लेवाल की तरफ से मोदी सरकार को अंग्रेजी सरकार कह दिया जाए तो कुछ भी बुरा नहीं होगा। किसान नेता डल्लेवाल 13 महीनों से धरना प्रदर्शन पर बैठे रहे, 131 दिनों तक आमरण अनशन पर बैठे रहे, फिर भी सरकार ने उनकी मांगों को नहीं सुना। आज जगजीत डल्लेवाल ने पानी पीकर अनशन तोड़ दिया है और सरकार के सामने हार स्वीकार कर ली है, पर सरकार ने उसकी मांगों को नहीं माना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर के देशों को अपने टैरिफ वॉर का हिस्सा बना लिया है। भारतीय बाजारों पर अमेरिकी दबाव बढ़ता जा रहा है। ट्रंप के 25% टैरिफ लगाने के ऐलान के बाद टाटा मोटर्स के शेयरों में 7% तक की गिरावट आई है। इसी को लेकर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने टैरिफ युद्ध की धमकी को लेकर भारत सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, तत्काल ठोस नीति नहीं बनाई तो देश की अर्थव्यवस्था 3 से 6 महीनों में बर्बाद हो सकती है। सरकार संसद में चर्चा करे और विपक्षी दलों से परामर्श ले। दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के बंगले पर कैश मिलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा, इस मामले में अभी इंटरनल जांच चल रही है, इसी वजह से उसमें दखल देना ठीक नहीं होगा। इसी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के 34 साल पुरानी एक फैसले को भी चुनौती दिया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बिना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परमिशन से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज पर एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती है। यहाँ आप लोगों से सवाल है, क्या इसे बदला जाना चाहिए? अगर नहीं तो तर्क के साथ कमेंट में जवाब दीजिए। अब बात करते हैं आज की मुख्य खबरों की। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक आराम से पहुँच जाए। ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित केआईआईटी विश्वविद्यालय हाल ही में तब विवादों में घिर गया जब वहां की एक छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया था। 20 वर्षीय नेपाली छात्रा का शव 16 फरवरी की दोपहर उसके हॉस्टल के कमरे में पंखे से लटका पाया गया था। इस घटना के बाद विश्वविद्यालय के प्रशासन की भूमिका और संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल उठे थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी ने मामले की जांच करते हुए विश्वविद्यालय को छात्रा की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया है। आयोग ने कहा कि संस्थान की उदासीनता और लापरवाही ने छात्रा को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया है। छात्रा ने मरने से पहले अपने पूर्व प्रेमी अद्विक श्रीवास्तव पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया था। आरोपी, जो बीटेक का 3रे वर्ष का छात्र है, इसको पुलिस ने भुवनेश्वर हवाई अड्डे से भागने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार कर लिया था। यह घटना न केवल स्थानीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गई थी। घटना के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन पर 1000 से अधिक नेपाली छात्रों के साथ नस्लीय भेदभाव करने और उन्हें जबरन हॉस्टल छोड़ने के लिए मजबूर करने के आरोप लगाए गए थे। छात्रों ने प्रशासन पर उदासीनता और मामले को नजरअंदाज करने के आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन भी किया हुआ था। एनएचआरसी ने इस मामले की जांच के दौरान यह पाया कि आरोपी ने पीड़िता का यौन उत्पीड़न किया था, लेकिन इसके बावजूद विश्वविद्यालय ने कोई कार्रवाई नहीं की। आयोग ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 भेदभाव निषेध और अनुच्छेद 21 यानी जीवन और सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार का उल्लंघन बताया है। आयोग ने कहा कि विश्वविद्यालय की नीतियों और रवैये ने महिला के सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार हनन किया है। इसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने विश्वविद्यालय की असंवेदनशीलता पर भी कड़ी आपत्ति जताई है। आयोग की रिपोर्ट के अनुसार घटना के बाद लगभग 1000 से 1100 छात्रों को जल्दबाजी में हॉस्टल खाली करने के लिए कहा गया था, जिससे उनकी सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता था। रिपोर्ट में कहा गया कि विश्वविद्यालय ने छात्रों की सुरक्षा की कोई परवाह नहीं की और उनके प्रति असंवेदनशीलता दिखाई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज पर भी गंभीर आरोपों की जांच की है। इस संस्थान पर आदिवासी बच्चों के शोषण और उनके मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। आयोग ने 2017 की बाल कल्याण समिति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि संस्थान में गंदगी, बुनियादी सुविधाओं की कमी और बच्चों के अधिकारों की उपेक्षा की गई है। एनएचआरसी ने इन स्थितियों को लेकर संस्थान को कड़ी फटकार लगाई है। इस पूरी घटना ने विश्वविद्यालय प्रशासन की जवाबदेही और छात्रों के प्रति उसकी जिम्मेदारी पर गहन बहस छोड़ दी है। सभी विश्वविद्यालयों को
छात्रों की सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और गरिमा को प्राथमिकता देनी चाहिए। यौन उत्पीड़न के मामले में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाएं, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श केंद्र स्थापित करें और भेदभाव विरोधी नीतियों पर सख्ती से लागू करें। छात्रों की शिकायतों पर संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई जरूरी है, इसे भी ध्यान में रखें। पारदर्शिता, समानता और मानवाधिकारों के सम्मान से ही एक सुरक्षित और सकारात्मक शैक्षणिक माहौल बनाया जा सकता है। इस बात को सभी शैक्षणिक संस्थानों को याद रखना चाहिए और समझना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी के खिलाफ गुजरात पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करते हुए एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी और पुलिस की संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। यह मामला उस इंस्टाग्राम पोस्ट से जुड़ा हुआ है जिसमें इमरान प्रताप गढ़ी ने एक खून के प्यासे बात सुनो नामक कविता की एक क्लिप साझा की थी। खून के प्यासों बात सुनो, गर हक की लड़ाई जुल्म सही, हम जुल्म से इश्क निभा देंगे, हम जुल्म से इश्क निभा देंगे। गर शम्मा गिरिया आतिश है, हर राह वो शम्मा जला देंगे। पुलिस ने इस पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 196 और 197 के तहत मामला दर्ज किया था, जिसमें धार्मिक वैमनस्य और राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने न केवल एफआईआर को खारिज किया है, बल्कि यह भी कहा है कि पुलिस और अदालतों को अभिव्यक्ति की आज़ादी का महत्व समझना चाहिए। कोर्ट ने टिप्पणी की, कविता में हिंसा की कोई संदेश नहीं है, बल्कि यह प्रेम और अहिंसा को बढ़ावा देती है। जस्टिस ओका ने कहा, संविधान के 75 साल बाद भी पुलिस को यह समझना चाहिए कि अभिव्यक्ति की आज़ादी एक संवैधानिक अधिकार है, जिसे तब भी संरक्षित किया जाना चाहिए जब किसी की अभिव्यक्ति बहुसंख्यक लोगों को नापसंद हो। यह निर्णय पुलिस की कार्यशैली पर एक कड़ा संदेश है। यह पहली बार नहीं है जब पुलिस ने किसी कलाकार, लेखक या विचारक के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की है। इससे पहले भी कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी पर देशद्रोह के आरोप लगाए गए थे जब उन्होंने भ्रष्टाचार पर व्यंग्यात्मक कार्टून बनाए थे। इन घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि पुलिस अक्सर संवेदनशील मुद्दों पर आलोचना या कलात्मक अभिव्यक्ति को सहन नहीं कर पाती है और तुरंत दमनकारी कदम उठाती है। निश्चित ही इस पर सरकार का दबाव रहता है, जबकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का आधार या स्तंभ है। इस पर पुलिस और प्रशासन का यह कर्तव्य है कि वो नागरिकों की इस आधार की और अधिकार की रक्षा करे, न कि इसे दबाने की कोशिश करे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सही कहा कि कविता, नाटक, फिल्म, व्यंग्य और साहित्य मनुष्य के जीवन के अधिक सार्थक बनाने का काम करती है। इन पर अनावश्यक प्रतिबंध लगाना लोकतंत्र की आत्मा को कमजोर करता है। ये बात पुलिस को समझना चाहिए। इमरान प्रताप गढ़ी ने भी अपनी याचिका में यह स्पष्ट किया था कि उनकी कविता प्रेम और अहिंसा को संदेश देती है। यह विडंबना है कि जिस कविता में शांति और सद्भाव की बात कही जा रही थी, उसी को गलत अर्थों में लेकर पुलिस ने कार्रवाई की है। यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब कुणाल कामरा के राजनीतिक व्यंग्य को लेकर देश भर में विवाद छिड़ गया है। कामरा ने शिंदे का नाम लिए बिना उप मुख्यमंत्री पर उनके राजनीतिक करियर को लेकर निशाना साधा, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ 2022 का विद्रोह भी शामिल है। मुंबई पुलिस ने शिवसेना के विधायकों के अनुरोध पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप लगाकर कुणाल कामरा पर इस तरह के कार्रवाई करने की बात शुरू कर दी है और किया भी है। यह उदाहरण हमें इस बात की याद दिलाता है कि विचारों की स्वतंत्रता की रक्षा न केवल न्यायपालिका की जिम्मेदारी है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना आवश्यक है कि पुलिस और प्रशासन संविधान में निहित अधिकारों का सम्मान करें। इस फैसले ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारत का संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए दृढ़ है और कोई भी सत्ता या ताकत नागरिकों के अधिकार नहीं छीन सकती है। इस बात को समझा जाना चाहिए कि आईआईटी में जो कांड हुआ है वो निश्चित ही भारतीय छवि को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक धूमिल की है, लेकिन फिर भी इस पर जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जो फैसला दी है तत्काल संतुष्टिजनक है। नेपाली छात्रों के साथ न्याय करने की बात कही गई है, उनकी कष्ट और पीड़ा को समझा गया है। इसके साथ ही इसमें जो अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर जो बात कही जा रही है वो संविधान में निहित हमारा अधिकार है और इसे समझा जाना चाहिए कि इस अधिकार की सुरक्षा इस देश के सरकारों को करना चाहिए। लेकिन जब उसकी आलोचना इसी अधिकार के तहत की जाती है तो सीधा देशद्रोह का मुकदमा लगता है। एक तो आप
आलोचना करके अपनी देश की अच्छाई करना चाहते हैं, उसमें त्रुटियों को कम करना चाहते हैं और आप ही के ऊपर देशद्रोह जैसा मुकदमा कर दिया जाता है। तो ये भी एक दुख की बात है। आप कमेंट करके बताइए इन सभी घटनाओं पर और चीज़ों पर। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।